A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 33. Let's get started. It is state 33 today, and question number 1 is air pollution together with littering are causing many problems in our cities. You know it well that when two subjects are joined by a preposition, verb agrees with the first subject, and the first subject is air pollution. So there must be is here, and hence the answer is B. वन का आंसर बी होगा, क्योंकि टुगेदर विथ, एलोंग विथ या अन्य किसी भी प्रेपोजिशन से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब का प्रयोग प्रेपोजिशन के पहले आने वाले शब्द के अनुसार किया जाता है. सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. क्वेश्चन नंबर 2. बिकॉज ऑफ द सीवियर स्नो स्टॉर्म एंड द रोड ब्लॉक्स, the Air Force dropped food and medical supplies close to the city. Because of और because में क्या अंतर है? Because of का प्रयोग हम के कारण के अर्थ में करते हैं. Because का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में करते हैं. Because of के बाद हमेशा other words का प्रयोग होता है, जबकि because के बाद subject plus verb का प्रयोग होता है. यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. Because of the severe snowstorm and the road blocks, ये अदर वर्ड्स हैं. द एयर फोर्स इस वाक्य का सब्जेक्ट है, ये तो अदर वर्ड्स हैं. द एयर फोर्स ड्रॉप्ड क्या? फूड एंड मेडिकल सप्लाईज क्लोज टू द सिटी. कहीं एरर नहीं है, यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा 2 का डी. क्वेश्चन नंबर 3. Gas pollution control measures are expensive. Many industries hesitate to adopt them. Pollution control measures. Measure means उपाय, measure means कदम. Pollution control measures expensive हैं. बहुत से उद्योग इसको अडॉप्ट करने में हेजिटेट कर जाते हैं. क्यों कर जाते हैं? क्योंकि ये महंगे हैं. तो ऑल्दो, यद्यपि, अब अगर यहां हम ऑल्दो देते हैं तो इसके बाद वाले पार्ट में हमें पॉजिटिव सेंस में रखना होगा, यानी महंगे हैं फिर भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अडॉप्ट करने में वो हेजिटेट हो जाते हैं. तो ऑल्दो हाउ इवन नहीं देंगे, हम देंगे सिंस. ऐसे वाक्यों में हमें सिंस देना चाहिए. चूंकि क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स एक्सपेंसिव हैं, बहुत से उद्योग इसे अडॉप्ट करने में हेजिटेट हो जाते हैं. तो आंसर 3 का सी होगा. क्वेश्चन नंबर 4. And question number 4 is, it is not dash for a man to be only confined to the pursuit. किसी भी आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह परस्यूट में ही सीमित रहे. कॉन्फाइंड, कॉन्फाइन वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कॉन्फाइंड होता है. कॉन्फाइन, कॉन्फाइंड और कॉन्फाइनमेंट, इन तीनों के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू यूज होता है. कॉन्फाइंड मीन्स होगा कैद. कॉन्फाइन मीन्स कैद करना, सीमित करना, नजरबंद करना. और कॉन्फाइनमेंट इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. इट इज नॉट दैश फॉर ए मैन, किसी भी आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह सिर्फ काम पर ही कैद रहे, काम पर ही लगा रहे. तो यहाँ पर हेल्दी, इजी, कॉमन, ऐसे हेल्दी भी हो सकता है, बट बेस्ट आंसर होगा पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 4 is 5 is vociferous. शब्द है vociferous. vociferous उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो अपनी बात को प्रबलता पूर्वक, जोर से, मुखर तरीके से लोगों के सामने रखता है. vociferous मीन्स मुखर, और vociferous मीन्स तीव्र यानी लाउड. वायलेंट मीन्स हिंसक.
लाउड, तीव्र, सीक्रेट, गुप्त, और ट्रू, सत्य। अब ऐसी स्थिति में वॉसिफेरस का सिनोनिम लाउड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 6 में है फिक्शनल, और फिक्शनल के लिए हमें सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम सेलेक्ट करना है। ए में जेन्युइन है, बी में ऑथेंटिक है, सी में फैंसीफुल है, और डी में रियल है। फिक्शनल मीन्स होता है काल्पनिक, जो कल्पना पर आधारित हो उसे फिक्शनल कहते हैं। जेन्युइन मीन्स होता है यथार्थ। ऑथेंटिक मीन्स प्रामाणिक। फैंसीफुल मीन्स होता है काल्पनिक, और रियल मीन्स होता है वास्तविक। अब फिक्शनल सिनोनिम, फिक्शनल का हमें सिनोनिम बताना है तो हम फैंसीफुल देंगे, हम इमेजिनरी देंगे, हम इमेजिनेटिव देंगे। आंसर 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें सिमिलर वर्ड बताना है यानी सिनोनिम बताना है। शब्द है ट्रिवियल, ए में क्रूशियल, बी में सिग्निफिकेंट, सी में वाइटल और डी में ऑर्डिनरी। ट्रिवियल मीन्स होता है मामूली, कम महत्व का, ऑफ लो इंपॉर्टेंस। क्रूशियल मीन्स होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। वाइटल महत्वपूर्ण या अहम। और वाइटल का एक अलग अर्थ प्राणवान भी होता है, जिसमें प्राण हो, जान हो, उसे हम वाइटल कहते हैं। ऑर्डिनरी साधारण। अब शब्द है ट्रिवियल, मामूली यानी कम महत्व का। इसके लिए हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा। 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, और यहां अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। 8 में शब्द है कल्टीवेटेड। ऑप्शन नंबर ए में क्रूड, बी में जेंटिल, सी में सुअव और डी में रिफाइंड। कल्टीवेटेड मीन्स शिक्षित होता है, एजुकेटेड होता है, शिक्षित। कल्टीवेटेड मीन्स होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। क्रूड मीन्स कच्चा। जेंटिल सभ्य। सुअव सौम्य, मृदु। और रिफाइंड विशुद्ध। अब आपको सेलेक्ट करना है अपोजिट वर्ड। कल्टीवेटेड यानी बहुत ऊंचे दर्जे का, बहुत बढ़िया, सुंदर, उत्कृष्ट। जेंटिल, सुआव, रिफाइंड, ये कल्टीवेटेड के कहीं ना कहीं सिनोनिम्स होंगे। और क्रूड जो है इसका एंटोनिम होगा। क्रूड का कई जगह अर्थ अश्लील भी हो जाता है, घटिया भी होता है। तो 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है इम्पर्टिनेंट। अपोजिट वर्ड बताना है। इम्पर्टिनेंट शब्द का अर्थ होता है अशिष्ट, असभ्य। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है इंसॉलेंट, बी में इम्प्यूडेंट, सी में चीकी और डी में कॉर्टियस। इंसॉलेंट, इम्प्यूडेंट और चीकी ये सभी सिनोनिम्स हैं। ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं इम्पर्टिनेंट के। और एक ही इसका एंटोनिम होगा, वह कॉर्टियस, विनम्र, पोलाइट। कॉर्टियस एंटोनिम होगा इम्प्यूडेंट का, इंसॉलेंट का,
चीकी का, र्यूड का। क्वेश्चन नंबर 10 शब्द है डाइव्यूल्ज, इसका बताना है अपोजिट वर्ड। ए में डिसेमिनेट है, बी में डिसेंबल, सी में पब्लिसाइज और डी में ट्रांसमिट। डाइव्यूल्ज मीन्स होता है रहस्योद, रहस्योद्घाटन करना, यानी किसी रहस्य को खोल देना, किसी रहस्य को उजागर कर देना। ए में डिसेमिनेट है, प्रसार होना, फैलाव होना। ज्ञान के प्रसार या फैलाव के लिए डिसेमिनेट और डिसेमिनेशन का यूज करते हैं। डिसेंबल मीन्स कॉन्सील कर लेना, छिपा लेना। इसका सिनोनिम होता है हाइड और कॉन्सील, हाइड और कॉन्सील। पब्लिसाइज लोगों में लाना, प्रचार करना। ट्रांसमिट मीन्स होता है किसी निर्धारित लक्ष्य इत्यादि पर, डेस्टिनेशन पर किसी चीज को भेज देना। तो डाइव्यूल्स का एंटोनिम होगा डिसेंबल। 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इडियम एंड फ्रेजेज है, अंडरलाइंड पार्ट जो है उसको, उसका आपको मीनिंग बताना है। Once the case reached the court, the police washed their hands off। एक बार जब केस पहुंच गई पुलिस के, एक बार जब केस कोर्ट में पहुंच गया, पुलिस अपना पल्ला झाड़ ली। इडियम है टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ यानी पल्ला झाड़ लेना। मुहावरेदार अर्थ पल्ला झाड़ लेना, यानी ऐसा बिहेव करना कि मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। waited for a response to claimed credit for, dissociated themselves from। जी हाँ, खुद को पुलिस उस केस से डिसोसिएट कर लेती है, अलग कर लेती है, पल्ला झाड़ लेती है। 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 शी वांटेड टू गो हीच हाइकिंग। टू गो हीच हाइकिंग भी आप याद करें। टू गो हीच हाइकिंग का अर्थ होता है किसी दूसरे के बाइक पर मुफ्त में सैर कर लेना। टू गो हीच हाइकिंग। शी वांटेड टू गो हीच हाइकिंग बट her mother put her foot down and now she is going by bus। वह हिच हाइकिंग चाहती थी, यानी वह चाहती थी कि किसी के बाइक पर सवार होकर के मैं मुफ्त में सैर सपाटा कर लूं, लेकिन उसकी मां ने सख्त मना कर दिया। टू पुट वंस फुट डाउन का अर्थ होता है सख्ती से मना कर देना। टू रिफ्यूज स्ट्रांगली, सख्ती से मना कर देना। टूक अ फॉर्म स्टैंड, एक्सप्रेस्ड हर डिस्प्लेजर, स्कॉल्डेड हर बैडली, गॉट इरिटेटेड। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें होगा टू टूक अ फॉर्म स्टैंड, यानी माँ वहां सख्ती से पेश आई, नहीं जाने दी दूसरे की बाइक पर हीच हाइकिंग के लिए। तो 12 का आंसर ए होगा। 13 द रैलिक्स ऑफ ग्रेस। रैलिक्स मीन्स होता है अवशेष, पुरानी इमारत इत्यादि, बहुत प्राचीन इमारत इत्यादि जिसके अब कुछ खंडहर बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं, उन्हें हम रेलिक्स कहते हैं। द रेलिक्स ऑफ ग्रेस ओवर व्हिच such a great deal of evidence has been collected should be preserved। अब रेलिक्स जो है खंडहर है, ओवर व्हिच यहाँ सुटेबल नहीं है, ऑन व्हिच होगा। 13 का आंसर बी होगा। Question number 14 a citizen is expected to give allegiance to his country of origin। किसी भी नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वह जिस राष्ट्र में
उसकी उत्पत्ति जिस राष्ट्र में हुई है, यानी जिस राष्ट्र का वह नागरिक है, उसके प्रति वह निष्ठावान हो, निष्ठा बनाए रखे, श्रद्धा अपनी बनाए रखे। तो एलिजियंस मीन्स होता है निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण, यानी ऑनेस्टी के साथ उस देश का, उस समाज का, उस परिवार का होने का निर्वहन करना, ये एलिजियंस कहलाता है। तो 14 का आंसर होगा। पहली बात की एरर तो है नहीं, हमें ब्रैकेटेड, यहाँ ब्रैकेटेड लिखा हुआ है बट यहाँ बोल्ड कर दिया गया है, तो ये कुछ एरर है नहीं इसमें, इसलिए हम सुधारें क्यों, सेंटेंस करेक्ट है। हाँ, लॉयल्टी अच्छी बात है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन ये कहीं से गलत नहीं है, तो हम सुधारें क्या, 14 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड बताना है। अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, वह स्थान जो किसी का स्थायी निवास हो, उसे क्या कहते हैं। अजाइलम मीन्स होता है शरण स्थल, जहां कोई व्यक्ति शरण ले लेता है वो अजाइलम कहलाता है। अजाइलम का कई जगह अर्थ पागल खाना भी होता है। डी में वर्ड है डॉर्मिट्री, डी में डोमिसाइल और डी में अपार्टमेंट। डॉर्मिट्री मीन्स होता है सामूहिक शयन कक्ष, जहां एक साथ बहुत सारे लोग सोते हैं, उसे डॉर्मिट्री कहते हैं। सामूहिक शयन कक्ष। डोमिसाइल जो किसी का परमानेंट आवास होता है, वो डोमिसाइल होता है, स्थायी होगा यह। अपार्टमेंट को अपार्टमेंट ही कहते हैं, बड़ी इमारत। तो आंसर डोमिसाइल होगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विथड्रॉन, वह जिसे चेंज नहीं किया जा सके और विथड्रॉ वापस न लिया जा सके, जिसे वापस न लिया जा सके उसे हम कहते हैं इरेवोकेबल, यानी जिसे हम रिवोक न कर सकें, जिसको हम रिवोक न कर सकें, वापस न ले सकें, तो आंसर 16 का ए होगा। इरिट्रीवेबल, रिट्रीव, खोए हुए चीज को पुनः प्राप्त कर लेना रिट्रीव होता है। तो जिसका रिट्रीव हो सके वह रिट्रीवेबल है, और जिसका रिट्रीव नहीं हो सके वह इरिट्रीवेबल है। अगला वर्ड है इरेफ्यूटेबल, अखंडनीय, जिसका खंडन, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट कैन नॉट बी रेफ्यूटेड, को हम कहते हैं इरेफ्यूटेबल। और इरेसिस्टेबल, दैट कैन नॉट बी रेसिस्टेड, जिसका रेसिस्टेंस ना हो सके, जिसका प्रतिरोध ना हो सके। तो यहाँ आंसर 16 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है यानी सही है, उसे आपको चूज करना है। एक्सहिलेरेट होता है अति प्रसन्न कर देना, काफी खुश कर देना, किसी के अंदर खुशी वाले एक्साइटमेंट को भर देना, एक्सहिलेरेट कहलाता है। Now it is 18 and the question is puissant. Puissant, आंसर ए होगा puissant का। और puissant मीन्स होता है प्रभावशाली, a puissant personality, effective personality, impressive personality। इसका अर्थ पावरफुल भी होता है, शक्तिशाली भी होता है। आंसर 18 का ये होगा। इट इज 19 हियर। अरेंज करना है आपको। द लीड्स यूनिवर्सिटी फिक्स्ड है, द लीड्स यूनिवर्सिटी फिक्स्ड है, यानी यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप देखें, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए। यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, ये तो नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यानी ऑफर्स, क्यू से शुरू करना है। अब ये दो ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए। जो लोग बिल्कुल नए हैं अरेंजमेंट बनाने में, वो इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करें।
क्यू से शुरू करना है। द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स, क्या ऑफर करती है लीड्स यूनिवर्सिटी? ऑफर करती है तो उससे पूछिए वह क्या ऑफर करती है। तो ऑफर के बाद यानी प्रिंसिपल वर्ब है, ट्रांजिटिव है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ए नंबर के बाद क्या लगता है? ऑफ। ए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी QPSR, और QPSR 19 के ए में दिया हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। माय फ्रेंड्स प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन अगेंस्ट लगता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, के विरुद्ध प्रदर्शन इत्यादि करना। तो माय फ्रेंड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, आंसर एस से शुरू होगा। और देखिए ऑप्शन एस से एक ही तो है, लेकिन ये तो गलत है। SPQP कैसे होगा? डबल पी कैसे आएगा? बनाता हूं। माय फ्रेंड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अब प्रोटेस्ट कोई किसके विरुद्ध करेगा? इनजस्टिस के। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये आर है, टाइप मिस्टेक हुआ है, ये आर है। माय फ्रेंड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, ये सब्जेक्ट हुआ टोटल। अब वर्ब चाहिए। टर्न्ड आउट टू बी अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, अ क्राई इन द वाइल्डरनेस एक इडियम है, यानी व्यर्थ की पुकार। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, तो फिक्स्ड है आंसर डी। 21 to 25 are closed test. न्यूयॉर्क tallest building is the Empire State Building. न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, विच स्टैंड्स ऑन फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क, जिसका पता बताया जा रहा है। फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क में यह अवस्थित है। स्टैंड्स ऑन का यहाँ पर अर्थ होगा सिचुएटेड, जो यहाँ पर अवस्थित है। बिटवीन 33rd स्ट्रीट एंड 34th स्ट्रीट, 33rd और 34th स्ट्रीट के बीच में यह जगह है, फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क, और यहीं पर वह अवस्थित है। इट वॉज डैश ऑन द साइट ऑफ द वेल्डॉर्फ एस्टोरा होटल एंड टूक 410 days at the rate of 4.5 floors a week डैश कंप्लीट, यानी इसे पूरा करने में, तो इट वॉज डैश ऑन द साइट ऑफ, इट वॉज डैश, इस बिल्डिंग को डैश किया गया। तो बिल्डिंग को इरेक्ट किया गया, ये भी हो सकता है, बट इट वॉज बिल्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बिल्डिंग इत्यादि को हम बनाते हैं। किसी टावर की बात करें ना, तो वहां हम इरेक्ट का प्रयोग करते हैं। सीधी चीज किसी जैसे पोल इत्यादि को हम इरेक्ट करते हैं। टावर जो लगाए जाते हैं बड़े बड़े ऊंचे काफी, उनके लिए हम इरेक्ट का यूज करें। और बिल्डिंग के लिए तो बिल्ट शब्द यहाँ चाहिए ही, बिल्ड का थर्ड फॉर्म। तो 21 का आंसर ए होगा। अब 22 यहाँ है। 4.5 फ्लोर्स के रेट से इसे कंप्लीट करने में, तो एक वीक का समय, अ वीक डैश कंप्लीट, तो कंप्लीट करने में वर्ब के पहले टू लगेगा। अ वीक फॉर, अगर हम फॉर फ्रॉम लिखते हैं तो कंप्लीटिंग होगा, टू कंप्लीट पूरा करने में। द बिल्डिंग वॉज ओपन्ड ऑन 1 मई 1931 बाई रिमोट कंट्रोल, 1 मई 1931 को बिल्डिंग का ओपनिंग किया गया रिमोट कंट्रोल से। व्हेन प्रेसिडेंट हर्बर्ट होवर डैश अ बटन इन वाशिंगटन डीसी, अब वाशिंगटन डीसी में बैठे बैठे प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने बटन को डैश किया, 23 बटन को प्रेस किया। हाँ, तो प्रेसिंग, प्रेस ये नहीं, प्रेस्ड होगा, क्योंकि ये बात पास्ट की है, और पास्ट की घटना को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए प्रेस्ड। 23 का डी होगा। 24 द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, अब उतना लंबा कौन पढ़े, यहाँ देखिए 24 है। द मास्ट वॉज डैश यूज्ड, वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसी चीज दे दिया कि पढ़ना पड़ेगा।
The Empire State Building towers 381 meter above ground and measures 443.2 meter to the top of the TV tower. A further 16.7 meter is below ground. The spire on top, spire क्या है? स्पायर मीन्स होता है गुंबद. स्पायर गुंबद, मंदिर का जो गुंबद होता है गोलाकार टाइप का, उसे डोम कहते हैं. और जो ऊपर की तरफ बढ़ता है सीधे टॉवर टाइप का, उसे हम स्पायर कहते हैं. तो ये टॉवर की तरह बढ़ा है ऊपर का आकार जो है, इसलिए यहाँ टॉवर का यूज किया गया है, स्पायर का यूज किया गया है. अब एक शब्द और सीख लें. मंदिर का जो टॉवरिंग पार्ट होता है किसी मंदिर के ऊपर, उसे आप स्पायर कहते हैं. मंदिर के ऊपर अगर गोलाकार कोई गुंबद है तो उसे हम डोम कहते हैं. और वही मीनार की तरह ऊंचा अगर मस्जिद के ऊपर है तो उसे हम मीनारेट कहते हैं. मीनारेट, स्पायर और डोम, ये तीनों गुंबद के लिए ही यूज होते हैं. गोलाकार वाले को डोम कहें, और ऊपर की ओर जो टॉवरिंग स्टेट में जो बढ़ रहा है, मस्जिद का है तो मीनारेट, और मंदिर का है तो उसे आप स्पायर कहते हैं. आगे. The spire on top was designed as an airship mooring mast, but after a German airship, the Hindenburg, burned at its mooring mast in New Jersey 1937. एक घटना घटी और वो बर्न हो गया. The mast was dash used. उस मास्ट का यूज होता था. अब ऑलवेज है, फ्रिक्वेंटली है, नेवर है, ऑफन है के लिए आगे पढ़िए. फॉर मोर देन 40 years, the Empire State held the dash as the world's tallest office or apartment building. अब ऐसा कोई इसमें एक्सप्रेशन नहीं है जिसके द्वारा हम एलिमिनेट करें कि ऑलवेज नहीं होगा, फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, ऑफन, ऐसा कुछ है ही नहीं. ये बहुत ही मुश्किल है. ऑफन सेलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन मैं फिर से कह दूं कि कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है ऑफन सेलेक्ट करने का. ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली और नेवर भी हो सकता था. The Empire State held the dash as the world's tallest, held the position, held the place, held the record, held the title. यानी इसको क्या प्राप्त है? 40 वर्षों से अधिक से एम्पायर स्टेट को डैश हेल्ड करता है यह कि विश्व का सबसे ऊंचा ऑफिस है, और इसका अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा है. हेल्ड द पोजीशन, हेल्ड द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को होल्ड कर नहीं करते हैं. आंसर पोजीशन होगा. 25 का आंसर ए होगा. तो टैलेंट सर्च टेस्ट 33 को मैंने एक्सप्लेन किया. बहुत सारे लोग टेस्ट दिए, और जो नए हैं उनसे मैं बोलूँगा कि आप ऐप को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से. यहाँ आपको लोगो दिख रहा है. गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लें, और प्रत्येक संडे को यह फ्री टेस्ट अवश्य दें. इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा. टेस्ट के बाद आप शाम में लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उसका, प्रत्येक क्वेश्चन का क्यों यह आंसर हुआ मैं बता देता हूं. तो इससे बहुत हेल्प मिलता है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को. जरूर टेस्ट दें, और जो दे रहे हैं टेस्ट वो इस टेस्ट लिंक को नए लोगों में शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास.